अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठीक हूँ। तबीयत थोड़ी सी हल्की फुल्की सही नहीं है, फिर भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन से पहले मैं किसी ने मुझे मैसेज किया है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है। उसने कहा है कि जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ, अब स्टार्टिंग से सुना रही हूँ, वहीं से होने लगा कि ये कोई तमिल मूवी की कहानी है क्या। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सुनना चाहती हूँ कि ये मेरी जो स्टार्टिंग से माफिया क्वीन मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, फर्स्ट एपिसोड से मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि आप लोगों को उसी के बीच से लगा या ये कल वाले इंसिडेंट, कल की स्टोरी से आपको लगा कि माफिया क्वीन तमिल मूवी की कोई कहानी है। मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी सुनने में पसंद नहीं आ रहा, आप लोगों को किसी मूवी की तरह लग रहा है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। क्योंकि मैं एक बेहतर राइटर तो नहीं हूँ, बेटर स्टोरी सुनाने वाली भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी फर्स्ट स्टोरियाँ हैं जो मैं सुना रही हूँ। यूट्यूब मेरी पहली लाइफ मेरी ज़िंदगी की पहली चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई काम किया नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में काम किया और यूट्यूब में स्टोरी सुना रही हूँ और मैं सीख रही हूँ, बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है, आपको लोगों को या सिर्फ एक ही इंसान को लगता है कि ये स्टोरी तमिल मूवी से है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं इस स्टोरी को यहीं पर रोक दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इस स्टोरी की राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ भी कहो, मैं खुद हूँ। क्योंकि ये कहानी मैं खुद से बोल रही हूँ। मेरे पास कोई भी बुक्स नहीं है, मेरे पास कोई टीवी नहीं कि मैं सामने टीवी देखकर आपको स्टोरियाँ सुना रही, बिल्कुल भी नहीं। नफ़रत या मोहब्बत, आई लव यू, जितने भी मैंने आपको स्टोरियाँ सुनाई, जितने भी, वो लाइफ बेस्ट पर नहीं है, और किसी की ज़िंदगी पर नहीं बनी है, किसी की लाइफ पर भी नहीं बनी है, और किसी की पर्सनल लाइफ की कहानी भी नहीं है गाइस। ये मैंने खुद से बनाई है, अपनी दिमाग से। मैं मोबाइल लेती हूँ, रिकॉर्डिंग में बहती हूँ, जो मेरे दिल में आता है, जो मैं खुद फील करती हूँ, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे अगर बताना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताने बैठ जाती हूँ, और ना मेरी कोई किताब लेती हूँ, ना कोई कुछ, बिल्कुल भी नहीं। मैं फेस टू फेस ये चीज़ें मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरे दिमाग में आता है, मेरी ज़बान में आता है, और मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। ऐसी चीज़ें सिचुएशन होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि वो तमिल की स्टोरी मैंने डाली है, तो उसे चेंज करके मैं अभी आज आपको माफिया क्वीन की दूसरी स्टोरी डालूँगी। अब आप मुझे बताइए, आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करनी है या वो वाली स्टोरी जो कल मैंने सुनाई थी। ओके गाइस, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर नैना टक्कर ने मिस बेंजी उर्फ खूबसूरत को हक करके सोई थी बिना कपड़ों के, यानी कि दोनों नीट थे, दोनों के जिस्म में एक भी कपड़ा नहीं था, दोनों ही एक दूसरे को बाहों में हक करके सोए थे। क्योंकि मिस बेंजी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि पूरी रात मिस नैना टक्कर को उसकी तेबेदारी करनी पड़ी, यानी कि उनका ख्याल रखना पड़ा और उसे अपनी बॉडी का हिट देना पड़ा था। अब तकरीबन सुबह के 9 बज चुके थे और न आंखें खुलती है मिस बेंजी की। मिस बेंजी अब करवट लेती है, लेकिन उसे लगता है उसकी पूरी बॉडी दुख रही है, उसकी पूरी बॉडी में जान नहीं है, इस तरह उसे लग रहा है। वो सोचती है, लगता है फिर से कल मुझे बुखार हुआ था। एक तो ये मेरा बुखार ना चढ़ता है तो उतरने का नाम नहीं लेता, लेकिन आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है यार। नहीं तो मैं सुबह मेरी आंखें खुले ना, ये तो हो ही नहीं सकता। वरना मेरी और जो मकान मालिक है ना, मकान मालकिन कहते हैं, मेरी मकान मालकिन, वो तो आके बाल्टी भर के पानी मेरे ऊपर डालती, तब कहीं जाकर मुझे होश आता है। आज थोड़ा बेटर है और मेरी आंखें भी खुल नहीं रही है, लेकिन बात तो मैं कर रही हूँ खुद से। ये ज़िंदगी है मेरी, ज़्यादातर तो मैं खुद से ही बात करती हूँ, लोग मुझे नॉर्मल थोड़ी समझेंगे। तब नैना की आवाज़ आती है, सो जाओ यार, क्या बकवास कर रही हो, खुद से कौन बातें करता है। ए? मैं अकेली नहीं सो रही थी, मेरे साथ कोई और भी सो रहा था। जैसे ही आंखें खोल के मिस बेंजी अपनी साइड में, अपने पास, बिल्कुल पास, जैसे कि वो उसके ऊपर सो रही थी, वो अपने नीचे देखती, वो कहती, तुम आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो कहती, क्या है, पूरी रात तंग करके, अब सुबह सोने दो मुझे, मैं नहीं उठने वाली। उठने वाली की बच्ची, कल रात क्या किया तुमने मेरे साथ?
हाँ, फिर से शुरू मत होना यार, मैंने कुछ नहीं किया है। एक जस्ट मोमेंट भी नहीं कह सकती मैं यार, सोने दो, बाद में बात करते हैं, मुझे नींद आ रही। तुम्हारी नींद की ऐसी की तैसी। तुमने मेरे साथ कल रात क्या किया ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ मुझे, तुमने मेरे साथ कल रात क्या किया। अबे यार तुझे बुखार था, अब वो भी आंखें खोल के कहती, उसकी आंखों में एक नशा था। उसकी आंखों में देखकर मिस बहन जी थोड़ी देर तो खामोश होती है, क्योंकि सोने के बाद और वो सारी चीज़ें होने के बाद नैना की आंखों में एक चमक थी। चमक के साथ साथ एक खूबसूरत सा नशा था, और उस नशे में मिस खूबसूरत उर्फ बहन जी को लग रहा है कि वो उनमें डूबती जा रही है। उसकी आंखों में गौर से देखने के बाद नैना उसकी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। एक्सक्यूज मी, अब तुम्हारी बकबक क्यों बंद हो गई? मैं पूछ रही हूँ कि कल रात तुम्हारी तबीयत मेरी बकबक बंद नहीं हुई है। वो छोड़ो मुझे, पहले पहले मुझे छोड़ो, पहले अपने हाथ मेरी कमर से हटाओ। आह, कमर से? मैंने कहा तुम्हें पकड़ा है यार, देख तो सही, मैंने दोनों हाथ नीचे है, तुम मेरे ऊपर हो, और तुम्हें पकड़ के मैंने नहीं रखा है। आराम से मेरे ऊपर से उठो मोटी, पूरी रात तुम मेरे ऊपर सोई थी, अब भी जाग कर मेरे ऊपर ही सो रही है कहीं की मोटी कहीं की। तुम्हें किसी ने कहा नहीं कि तुम मोटी हो पतली नहीं हो, कि तुम मेरे ऊपर सो रही हो। उतरो मेरे नीचे से, उतरो मेरे ऊपर से। ओ सॉरी सॉरी, ये कहकर वो साइड में हो जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ती है खुद पर। तो कहती है ये क्या तरीका है, पूरी कंबल तुमने ले ली, मुझे भी थोड़ा दे दो, मैं भी कपड़े मैंने भी नहीं पहने। तो किस गधे ने कहा था बिना कपड़े के सो, और खुद तो सोई तो सोई, साथ में मेरे भी कपड़े क्यों उतारे तुमने? सीरियसली इस वक्त सुबह सवेरे तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो? मेरी एनर्जी लो हो चुकी है, पूरी रात मेरी एनर्जी लो हो चुकी है। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं मैं तुमसे लड़ाई कर सकूं। जब मैं कुछ खाऊंगी कुछ पीऊंगी फ्रेश होंगी तब मैं तुमसे लड़ाई कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे सोने दो और खामोश रहो। अगर तुम्हें नहीं सोना मत सोना, कुछ कहना है मत कहना, बट खामोश रहो। मुझे नींद बहुत ज़ोरों की आ रही है। अगर तुमने मेरी नींद को डिस्टर्ब किया ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगी, आई प्रॉमिस। खामोशी से सो जाओ, वरना बहुत बहुत बुरा करूँगी तुम्हारे साथ। ये कह कर वो नैना टक्कर पलट के सो जाती है, यानी कि उसकी तरफ पीठ करके सोती है, और उसकी पीठ को घूर के देखती है मिस बहन जी। अच्छा, मेरी नींद उड़ा के कुछ करी, मुझे सोने दो। सुनो सुनो, पहले बताओ कल रात क्या हुआ था, बताओ मुझे कल रात क्या हुआ था। तुम दिमाग की दही कर रही हो यार, कह रही हो ना मुझे सोना है, क्यों मजाक कर रही हो? ऐसा कोई मजाक का मूड में नहीं हूँ मैं, और ना मैं तुमसे बहस करना चाहती हूँ। पूरी रात तंग किया है, अब भी तंग करना चाहती हूँ सीरियसली। रात के 2 बजे से तुम्हारी तबीयत खराब थी और अब फिर से शुरू हो रही है तुम। प्लीज़ सोने दो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर लूँगी। हाँ सोने दो। अच्छा, क्या कर लोगी बताओ मुझे, क्या कर लोगी ये बताओ, बताओ मुझे। अच्छा ये बात है ना, तो ये लो। ये कहकर वो पलटती है और उसे अपनी तरफ खींच दिया, उसे नीचे करके खुद उसके ऊपर आके कहती है, अब खामोश रहो, बिल्कुल खामोश रहना। कोई भी एक लफ्ज़ कहा ना, मैं बहुत कुछ करूँगी तुम्हारे साथ। सीरियस कह रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अगर तुम्हें नहीं सोना तो तुम मत सोना, लेकिन मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो उसके सीने पर सर रख के सो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, क्योंकि उसकी मुंह ने मिस बेंजी के चेस्ट पर था, और वो नींद गहरी नींद में तो होती, क्योंकि वाकई वो बहुत थक चुकी थी पूरी रात मिस बेंजी की खिदमत करते करते। तो वो कुछ कहने ही वाली थी, तो वो नैना टक्कर क्या करती होगी, देख रही थी, महसूस कर रही थी कि उसकी बॉडी में फिर से हलचल होने वाली थी। तो वो क्या करती है, अपना एक हाथ ले जाकर उसके मुंह पर रखती, कहती है, सो जाओ, सो जाओ, फ्रेश होंगे फिर बात करेंगे, मुझे जोरों की नींद आ रही है, सो जाओ। ये कहकर उसे बच्चों की तरह तपतपाती रहती है आराम से। एक हाथ उसके मुंह मुंह पर, दूसरा हाथ उसके बालों पर रख के उसे बड़े प्यार से तपतपा रही थी, जैसे कि हम किसी बच्चे को गोद में रखते हैं, तपतपाते प्यार से सुलाने की कोशिश करते। और नैना टक्कर ऐसे करते करते फिर से गहरी नींद में चली जाती है। और मिस बेन जी घूर के उसे देखती है, और ये आओ ने देखती न ताओ, और उसे फेंकने ही वाली थी, तब उसे याद आता है कि पूरी रात तुमने मुझे तकलीफ दी है, पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया। और उसे पता था कि उसका बुखार कैसा है, उसका बुखार एक तो उतरता नहीं है। लेकिन ये क्या तरीका है, किसी के कपड़े उतार कर बुखार कौन उतारता है भला? किस साइंसदान ने लिखा है ये? मुझे तो कोई बताए कि किसने लिखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के कपड़े उतारे तो उसका बुखार चला जाता है। और ये सो रहा है,
सो के कितनी क्यूट लग रही है यार, उठाओ। नहीं, बेचारी पूरी रात मेरी वजह से जागी थी। अगर मैंने इसे नहीं उठाया तो ये मेरी पूरी रात, पूरा सुबह मेरे ऊपर से सोती रहेगी। नहीं, मैं इसे सोने नहीं दे सकती। वो उसे आराम से, अब उसे उठाने की कोशिश नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन एक काम करती है, उसे आराम से बेड की दूसरी साइड में सुलाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है। फिर वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए, और जो कपड़े उन्होंने कल पहने थे वो तो गीले हो चुके थे, उन्हें फिर से सुखाती है वो, और फिर से पहन लेती है। क्योंकि कल रात ही उसने अपने कपड़े सुखाए थे, क्योंकि उसे पानी की एक सर्दी इस वजह से भी लगी थी कि उसने कपड़े धोकर सुखाने के लिए रख दिए थे। पहले कुछ देर तक वॉशरूम में, फिर इसके बाद बाहर लाई थी ताकि जल्दी सूख जाए ठंडी चीज़ों से। तो वो सूख चुके थे, वो अपने कपड़ों को फिर से पहनती है जो कल रात उसने पहने थे, और वेटर वाले कपड़े वो पहन के आ जाती है रूम के अंदर। वॉशरूम से फ्रेश होके आती है, रूम के अंदर बैठ जाती है और उसे घूर के देखने लगती है, क्योंकि वो सोते हुए एक प्यारी बच्ची लग रही थी, जैसे शेर के बच्चे सोते हुए लगते हैं ना, डॉटर ऑफ टाइगर नहीं, वैसे ही लग रही थी। कहती है सोते हो तो अच्छी लगती हो, लेकिन जागते हुए दिल करता है तुमसे शक्ल ना देखो, ऐसा दिल करता है। लेकिन ये दूसरी दफ़ा है तुम मुझे बिना कपड़ों के रखे हो यार। अब मैं क्या करूँ, किसको मुंह दिखाऊं, कौन मुझे अपनाएगा। अभी मुझे तो कोई अपना भी नहीं सकता भला, बहनजियों को कौन अपनाएगा। पता नहीं इसने किस तरह मेरे साथ रात गुजारी है। हाँ गुजारी है, फिर तो पैसे भी देती है ना मुझे। मैं तो वो कालगल हूँ, वो जो जिस्म बेचती वही लड़की हूँ। सुबह उठ के यही काम करेगी ये, उसे और कोई काम धंधा है नहीं। ये कहकर वो कुछ नहीं कहती और खामोशी से वहाँ से निकल जाती है, बिना कुछ कहे, बिना आवाज़ दिए वो वहाँ से निकल जाती है। बस एक चीज़ करती है, बाहर निकलती है, खामोशी से बाहर निकल जाती है। होटल से बाहर जाने की कोशिश करती है, तब वो वेटर नहीं, दूसरे वो वेटर तो छुट्टी कर चुका है, क्योंकि उनकी ड्यूटी और सुबह के 8 बजे होती है। जिस वेटर को नैना टक्कर ने उसके लिए रखा था कि तुम कुछ कहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन इस लड़की पर नज़र रखना। वो देखती है चारों तरफ, देखती कि आज सारी चीज़ें चेंज है, मतलब सारे वेटर चेंज है, रूम सर्विस चेंज है। तो वो उसके कमरे की तरफ रूम सर्विस आ रही थी, तो उसे रोक कर कहती, नॉक मत करना, डिस्टर्ब भी मत करना, मैडम सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, ठीक है, जब तक वो खुद ना उठे। ठीक है, ओके मैम, आप कहीं जा रही हैं। हाँ मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही, फिर आती हूँ। ये कहकर वो यही कहकर वहाँ से निकल जाती है। निकलते ही रिसेप्शन पर आती है। रिसेप्शन पर कहती है मैडम सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। ओके, आप वापस आएंगी मैम। नहीं मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से कॉल आ चुका है। वो वहाँ पर यही कहकर निकल जाती है। तो कहती है ओके मैम, वो मैडम ऊपर, हाँ सॉरी, जब उठेंगी वो सब कुछ देख लेंगी, ठीक है। ओके मैम, जैसे आप ठीक लगे। ये कहकर वो खामोशी से वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ कहे। बाहर निकलते ही अपने साइड में देखती है, यहाँ वहाँ देखती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। सामने एक आगे जाती है, उस जगह से थोड़ा और आगे चली जाती है। सामने एक ढाबा था जहाँ पर चाय मिल रही थी, तो वहाँ पर बैठ जाती है और चाय पीने लगती है। चाय का केक कर बैठ जाती है। तब वो कहते बेटा आपको कुछ और भी चाहिए, बिस्किट वगैरह। सिर्फ चाय चाहिए, और प्लीज़ कड़क चाय होनी चाहिए, मेरा सर फट रहा है, दर्द कर रहा है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ओके, ये कहकर वो चाय वाला चाय बना के उसे देता है। जब वो चाय पीती है, थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर कॉल आती है, और कॉल होती है मिस्टर टक्कर की। तो उसका कॉल देकर कहती है लो, बेटी से बच के गई, अब बाप पीछे पड़ गया। तो कॉल उठा के कहती जी बॉस कहिए, कहाँ हो तुम, टाइम देखा है, आज भी क्या ऑफिस में छुट्टी करने का इरादा है। तुम्हारा टाइम 8:30 बजे से स्टार्ट होता है और अभी 9 बज चुके हैं, और तुम अब भी ऑफिस नहीं आओ, कि आज भी छुट्टी करने का इरादा है तुम्हारा। अगर तो बता दो, तुम्हारी सैलरी से कट कर लूँगा। अब तो मुझे तुम्हारी तनख्वाह काटनी पड़ेगी, मुझे यही लगता है। अच्छा, अब जैसे कि मुझे दे रहे हैं ना 5-6 लाख, उनमें से 1 लाख आप कम करेंगे, 4 लाख से तो मेरा गुजारा हो जाएगा ना। ऐसे धमकी दे रहे हैं आप मुझे, दे तो कितने रहे हैं आप मुझे बताओ। हेलो, तुम जिस जॉब पर हो ना, उसकी सैलरी उसी के हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं, और तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पर खड़े होकर नाचना चाहती हो। तो नचवा क्यों रही हो मुझे अपने सर पर, बॉस निकाल दो ना, खुद भी निकालो, सुकून से खुद भी रहो और मुझे भी रहने दो। क्यों, अब क्या किया है मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ, क्या किया है,
क्या क्या नहीं किया, क्या क्या बताऊँ आपको? आप सुन सकेंगे कि आपकी बेटी मेरे साथ क्या करती है, वो मुझे किस तरह बेइज्जत करती है, किस तरह मुझे सुनाती है, वो सुनना है आपको। वो उन पर्सनल चीज़ों को नहीं बोलती, बस ये बोलती है कि आपकी बेटी मुझे बहुत सी चीज़ें सुनाती है। हाँ, ये चीज़ कहती है। वो इन चीज़ों को नहीं बताती कि दो रातें उन दोनों के बीच में क्या क्या हो रही है। बस ये बताती है कि आपकी बेटी मुझे सुनाती रहती है। तो वो कहती तो क्या करूँ, तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो, सुनती रहो, और तुम्हें भी तो जवाब देना आता है उसे। मुझे नहीं लगता कि तुम जिस तरह मुझे जवाब देती हो मेरी बेटी को नहीं दे सकती। बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, अपनी कमाती हूँ और अपनी मेहनत करती हूँ। कभी कभार बॉस अड़ियर होते हैं ना, तो उनकी एम्प्लॉय को भी अड़ियर होना चाहिए, और जो ऑप्शन रखते हैं ना उनके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। आपने जो ऑप्शन मेरे लिए रखा है ना 10 लाख वाला, अगर मुझे निकलना है तो मुझे 10 लाख ले देना होगा। अगर आप लोग मुझे निकालोगे तो आप लोग मुझे 10 लाख दोगे, तो होगी ना मैं अड़ियल। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे अलर्ट बात कर सकती हूँ। अगर हर ऑफिस में कोई हर एम्प्लॉय को ये ऑफर मिले ना, तो कोई भी बॉस हो अपने एम्प्लॉय को अपने ऊपर हावी होने दे सकता है, क्योंकि वो निकाल नहीं सकता उसे। अगर निकालेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, और वो बेचारा वो एम्प्लॉय वो कहेगा मैं निकाल के कहाँ से पैसे दूँ भाई, मेरा बॉस एक सुनाएगा मैं उसे 10 सुना दूंगा। कम से कम अपनी मेहनत का हक लूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। अपनी मेहनत की 1 रुपये में किसी को ना दूँ, बिल्कुल ना दूँ। और आप आज कह रहे हैं मेरी तनख्वाह काटेंगे, कटक 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 करके कैंची की तरह काट देंगे। तनख्वाह अच्छी बढ़ाइए तो सही, तब काटिएगा। 2 महीने से तो आप मुझे तनख्वाह दे नहीं रहे। 2 महीने से मैं आपके यहाँ, आज मेरा तीसरा महीना स्टार्ट है ना, हाँ 3 महीने से मैं आपके पास काम कर रही हूँ। 2 महीने से आपने मुझे सैलरी नहीं दी। अब तीसरे महीने में मेरे ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया कि मैं आपकी बेटी की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अब भला बताओ, ये कोई बात हुई? अचानक अचानक बॉम्ब मत फोड़िए सर। बॉम्ब फोड़ना है ना तो आराम से फोड़िए, और सामने वाले को देखकर फोड़िए, क्योंकि सामने वाला उस बॉम्ब को ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर उसे लेकर अज़म कर सकता है तो हाँ फोड़ दो, लेकिन उसे लेकर वो चिचड़े चिचड़े हो जाए, मतलब टुकड़ों में बट जाए, ऐसे बॉम्ब मत फोड़ो, प्लीज़ मेहरबानी करती हूँ। और अगर अब मैं ऑफिस आई ना, तो आई प्रॉमिस मैं आपकी बेटी की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनूंगी। आप उसके लिए किसी और को रखिएगा। ठीक है, मैंने रख दिया उसके लिए किसी और को। थैंक गॉड, आपका आज जोड़ के पैर पकड़ के कहती हूँ शुक्रिया कि आपने अपनी बेटी का एक नया असिस्टेंट रखा है। अब मेरी जान बच गई है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब मैं आ रही हूँ, ऑफिस आती हूँ, जैसे भी हो जहाँ भी हो आ जाओ। सीरियसली आपको पता है मैंने कपड़े क्या पहने? मेरे कपड़े भी मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रख दिए। क्या मतलब तुम्हारे कपड़े तुमने कहाँ रख दिए? अच्छा बॉस, एक काम करो ना। बोलो क्या? कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो ना बॉस। ओके ना, कड़की का दौर चल रहा है, पैसे है नहीं, और कपड़े मैंने बदतमीज़ वाले पहने हैं। इन कपड़ों से मैं नहीं दे रहा हूँ पैसे। ऑफिस में आओ अभी और इसी वक्त, जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में। ये कर फ़ोन बंद कर देती। तो कहती कमाल है, बाप बेटी दोनों सुनाने के लिए बैठ जाते हैं, और मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। नहीं, मैं भी तो सुनाती हूँ उन लोगों को। वो एक मारते हैं, मैं तो 2 मारती हूँ। अच्छा, तो वो ईंट मारते तो मैं उन्हें पत्थर से जवाब दे देती हूँ। वो कुछ से बात कर रही थी, तब वो लड़का कहता है दीदी आपको कुछ और चाहिए? हाँ यार भाई छोटे, एक और कप चाय ला दे। ओके दीदी लाता हूँ। आज स्कूल नहीं गए हो? गया था दीदी, आज छुट्टी थी, हाफ डे था, तो हाफ डे जाने का दिल नहीं कर रहा था, आ गया। क्यों, हाफ डे में पढ़ाई नहीं होती बेटा? होती नहीं, नहीं नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये तो बुरी बात है। पढ़ाई फर्स्ट है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। जो काम आपके पापा कर रहे हैं ना, वो आप काम वो आपको ना करना पड़े, समझे? अगर आपके पापा चाय बेच के कमा रहे हैं, आप लोगों को संभाल रहे हैं, तो उस चीज़ की कदर करो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। हाफ डे कब शुरू होने वाला है? 11 बजे, 11 से 1 बजे तक होगा हाफ डे। तो जाओ फ्रेश होके घर जाके तैयार होके स्कूल जाओ। और हाँ, ये पकड़ो, चॉकलेट खा लेना इससे, ठीक है? और तुम्हारे पापा सिगरेट बेचते हैं? वो तो सब कुछ बेचते हैं। सब कुछ क्या मतलब सब कुछ? वो चाय बेचते हैं, कॉफ़ी बेचते हैं, और आप जैसे लोग आते हैं ना जो कहते हैं सिगरेट, वो भी बेचते हैं। लाऊं आपके लिए? हाँ, एक डब्बा ले आओ बेटा, एक डब्बे की शिद्दत शदीद ज़रूरत है। और हाँ, मिंटो फ्रेश वगैरह भी ले आना, ताकि मेरे मुंह का जायका थोड़ा अच्छा हो। ओके दीदी,
लाती हूँ, ये कहकर वो चला जाता है और ला के उसके सामने रखते हैं और बिल भी उसके सामने रखता है, इतने पैसे हुए। ये लो पकड़ो, ये 500 रुपये, आखिरी 500 रुपये। अच्छा एक काम करो, इनमें से एक 100 वाला का नोट मुझे वापस ला के दे दो, ताकि मैं इससे किसी चीज़ पे सवार होके अपने ऑफिस पहुंच जाऊँ, ऑफिस जाना ज़रूरी है। ये कहकर वो उस बच्चे को पैसे देती है, वो बच्चा वाकई 100 रुपये ला के उसके हाथ में दे देता है। वो कहती है ये 50 रुपये बचे हैं, ये तुम चॉकलेट ले लो, आपने 50 पहले दिया था, हाँ अब इससे भी ले लो, अगर इससे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जैसे पेंसिल वगैरह की वो ले लो। ये कहकर उसके बालों को सिला के वहाँ से निकल जाती है मिस बहन जी। मिस बहन जी जैसे निकलती है वहाँ पर सामने ही एक बाइक ही खड़ा था, तो कहती है एक्सक्यूज़ मी, बाइक ही काली है क्या? वो कहता है हाँ अभी थोड़ी देर पहले निकलने वाला था, अभी एक किसी इंसान को मैं यहाँ छोड़ चुका हूँ। ओके मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ और मेरे पास सिर्फ ये 100 का नोट है, इस 100 के नोट में क्या तुम मुझे ले जा सकते हो इस जगह पर? तो कहती मैडम ये जगह थोड़ी सी दूर है, इसके पैसे तो 200 लगते हैं। हाँ भाई ये भी ठीक है, लेकिन क्या है ना मेरे बॉस ने कहा है मुझे जिस हालत में हो उस हालत में ऑफिस आ जाओ। उस लड़की को गौर से सर से लेकर पाँव पर देखती, वो कहता है आप सुबह सवेरे क्लब जाना चाहती है, मतलब शराब खाने? जी नहीं, ऑफिस जाना चाहती हूँ, वकील के ऑफिस में। इस कपड़ों में? सीरियसली आपके बॉस ने बुलाया है? हाँ बॉस है, वो किसी भी वक्त बुला सकता है। हम आप आज़ाद पंछी तो ठहरे नहीं ना कि अपने ऑफिस में खुद मुंह उठा के चले जाए, खुद मुंह उठा के बैठ जाए, ये नहीं वाला सिचुएशन है। अब बुलाया है तो जाना पड़ेगा। अब आप बताओ, आप मुझे ले जाओगे इस 100 रुपये में? क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वो अपने जेब को निकाल के दिखाती है उस इंसान को, कहती है ओके बेटा, ओके मैडम बैठ जाइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा, और इस 100 रुपये की भी ज़रूरत नहीं, आप रखिए, आपके किसी और काम आ जाएंगे। सीरियसली फ्री में ले जाओगे? बिल्कुल ले जाऊंगा। और क्यों, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ बिरादर। अरे नहीं दी, अगर आप ऐसी वैसी लड़की होती तब भी मेरे लिए एहतराम करता मैं आपका, क्योंकि लड़कियों का एहतराम करना सिखाया गया हमें, ना कि उनके साथ बदतमीजी करना। हम इस तरह की फैमिली के बैकग्राउंड रखते हैं कि हमारी माँ हम लोगों को ये सिखाती है कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे घर के अंदर लड़कियां हों उनकी, चाहे घर के बाहर लड़कियां हों उनकी। आप एक नज़र में आपको अपनी बहन मानता हूँ, और एक भाई अपनी बहन को उसके ऑफिस तक छोड़ने के लिए तैयार है। और हाँ ये लो मेरा कार्ड, जब भी आपको इस नाचीज़ बाई की ज़रूरत हो एक कॉल कर लेना, उसी वक्त आके आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा, और इसके बाद पैसे लूँगा, क्योंकि आपके भाई को भी घर चलाना है। फ्री में तो कोई मुझे कुछ देगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको भी आप मेरे अकाउंट में ऐड कर लीजिएगा। जब आप मुझसे पैसे लेने लगेंगी तो मैं आपको ये 200 रुपये भी आपको दे दूँगी। ये तो मैं नहीं ले सकता, ये तो मेरी तरफ से समझो आपको राखी का गिफ्ट, जो आप मुझे हर साल राखी बांध देंगी ना फ़ोन करके कि आप आ जाओ मैं आपको राखी बांध दूँगी, तो उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है, तो कहता है सीरियसली आपको राखी बांध सकती हूँ? जब भाई कह रहा हूँ तो आपको राखी तो बांधनी पड़ेगी ना, जब मैं आपको अपनी बहन बना रहा हूँ। चलो बैठो बेटा, चलते हैं आपके ऑफिस। और अपने बॉस से बोलो ज़रा तमीज़ से पेश आए, इन कपड़ों में कोई ऑफिस नहीं आता। नहीं अब देखेंगे तो पता चलेगा ना मैं किन कपड़ों में आई हूँ ऑफिस, देखने दो देखने दो, फिर मैं देखूंगी कि उनकी शक्ल का रंग क्या होगा। ये कहकर वो उसके पीछे बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख के उनकी गाड़ी स्टार्ट और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। और जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, जब से पहले उसके सामना रिसेप्शन से होता है, क्योंकि उसके ऑफिस में रिसेप्शन भी है, तो उसे देखकर कहती ये क्या पहन के आई है तू? एक्सक्यूज़ मी, तू नहीं आप बोलती हैं। ओह सॉरी सॉरी यार, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। ये क्या पहन के आई हो आप? बॉस ने देखा तो डांटेंगे। एक्सक्यूज़ मी, बॉस के बुलावे पे ही मैं आई हूँ। वो बाइक वाले से बाय करके अंदर आ चुकी थी, बॉस के बुलाने से ही यहाँ आई हूँ। इन कपड़ों में ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, और ये देखो लोगो लगा हुआ है, क्लब का लोगो। मैंने कहा था मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, मेरे पास 1 रुपये बूटी कौड़ी नहीं है। अच्छा तो कल जो बॉस ने तुम्हें जिम्मेदारी दी उनकी बेटी की कैश अकाउंट संभालने की, वो मैंने वापस कर दी। अब मैं उनकी बेटी की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। ओह तभी सुबह से इंटरव्यू चल रही है यहाँ पे वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी का? अच्छा चल रही पक्का? वो देखो सामने, अच्छी अच्छी है, आइटम अच्छी है, बॉस का दिल भी बहल जाएगा इनके साथ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। बॉस के रूम को नॉक करती तो अंदर जाके कहती
मैं कम इन बॉस, तुम अंदर आ चुकी हो। इतना बोल के उनका सर उठते तो कहते ये क्या तरीका है ऑफिस में आने का, तुम्हें ऑफिस के ड्रेस के बारे में पता नहीं कि क्या पहन के आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉस, मैंने आपसे कहा था मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे अकाउंट से काट दो, लेकिन नहीं, आपने कहा था जिस तरीके से हो जैसे भी हो अपनी मुंह उठा के यहाँ ऑफिस में आ जाओ। और लो जी, मैं अपना मुंह उठा के ऑफिस में आ चुकी हूँ। चश्मा पहने, ये जो मेरे चश्मा है ये मेरे साथ रहता है। और मेरी ये लुक तुम पहले नहीं बता सकती, तुम क्लब से सीधा कहीं गई थी मेरी बेटी के साथ, अब क्लब से वापस आ रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया मुझे पैसे चाहिए। मेरे सामान मैंने शायद कहीं रख दिए, मुझे याद नहीं है कहाँ रखे, ये भी मुझे याद नहीं। किसी ने चोरी की है ये भी मुझे पता नहीं है। कोई उठा के मेरे सामान लेके गया ये भी मुझे पता नहीं। आपसे रिक्वेस्ट की थी कुछ पैसे कम से कम इतने भेजे। मैं एक जोड़ी कपड़ा पहन, कल रात से मैंने नहीं कपड़े को पहनी हूँ, कल रात से नहीं, कल रात पहने थे, गीले हो गए थे, फिर मैंने धोए थे, सुखाने के लिए लटकाए थे, फिर मैंने आज सुबह पहन लिए, ठीक है। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवा एक 500 रुपया था, वो भी ख़त्म हो चुका। अब ये 100 का नोट बचा है मेरे पास, और अपने जेब से 100 का नोट निकालती है, ये बचा है। और 2 महीने से मेरी सैलरी जो आप नहीं दे रहे, बस करो मेरी माँ, बस करो, दे रही हूँ, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, जाओ कपड़े चेंज करके आओ। अब तो मैं नहीं जा सकती, सॉरी बॉस। अब मेरा ऑफिस में अंदर आने के बाद जाने का मूड नहीं है। अब तो पूरे दिन मुझे इन्हीं कपड़ों में देखोगी। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं करती हो। जब मैंने कहा ना, जब से आप जैसे बॉस हम पे मेहरबान हो तो हम खुद ब खुद मेहरबान हो जाते हैं आप पे। कैसे, फिर से बताओ, मेरे निष्ठा से बताओ। ओके बॉस, ये क्या करो, एक साइड में जाकर चेयर पर उनके सामने बैठ जाती। देखो, अगर बॉस आपकी तरह हो, बहुत अच्छे बॉस हो, जो मेरे ऊपर ये लगा है कि अगर आपको जॉब रजिग्नेशन लेटर देना है, यानी कि इस्तीफ़ा देना है, तो आपको 10 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि रूल रहता है 2 साल की ऑफिस वर्क होती है हमारी। आप लोगों ने डील बनाई है, इस चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट बनाई है कि इस ऑफिस में काम करने के लिए 2 साल, इसके बाद आपको परमानेंट रखा जाता है, लेकिन तनख्वाह आपको मिलती है। ये नहीं कि आप हमारी तनख्वाह खा जाते, बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन आपने ये लिखा है 2 साल की तो एग्रीमेंट है। साथ में अगर इसके बीच में जैसे कि 1 साल के अंदर या 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अगर हम अपनी जॉब छोड़ दें, तो बदले में हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि अमाउंट देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से हमें 2 साल पहले से निकाला, तो आपको हमें डबल देना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे 10 लाख देने, तो आपको बदले रिटर्न मुझे 10 लाख देने पड़ेंगे अगर आपने मुझे निकाला। इस चीज़ का फ़ायदा मैं उठा रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ इस कदर बदतमीज़ी करूँ कि आप मुझे यूँ निकाल दें, लेकिन आप भी मेरी तरह निकले क्या। अब मैं क्या बोलूँ, आप बहुत बड़े हैं मुझसे, आपकी इज्जत रख कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा। अगर बोलने को तो मैं कह सकता हूँ आप मेरी तरह ढीठ निकले। क्या खुद से क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं, मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी बात नहीं कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बॉस, दिख रहा है, शक्ल से दिख रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? होना क्या है, बुखार हुआ था। ओह, तो अब ठीक हो? ठीक हूँ। मेडिसिन लिए? आप मेडिसिन की कहती है, मैंने सिर्फ चाय ली है, मेडिसिन नहीं ली है। ओके, कुछ मंगवा लो तुम्हारे लिए, जाके अपने केबिन में बैठ जाओ। और हो सके तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना तुमसे, तो ये चेंज कर लो। नहीं, अब तो मूड नहीं है। अब जो भी आएगा हम आपके इस अदालत के केस के लिए, कोई भी केस आए, उसे मुझे इस रूप में देखना है। अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, जाओ चेंज करो 10 सीट। ओके बॉस, करती हूँ। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती, क्योंकि उसके बॉस अच्छे हैं, उसके बॉस बहुत ही अच्छे हैं। मिस्टर टक्कर अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो मजाक हंसी और मस्ती करते रहते हैं इनके साथ। उसे पता है मिस खूबसूरत कैसी लड़की है, लेकिन उन्हें ये भी पता है उनकी बेटी कैसी है, तो अपनी बेटी को कॉल लगाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी फ़ोन तो मिस खूबसूरत ने निकालते हुए ही ऑफ कर दिया था कि अगर कोई कॉल आए तो वो उठा ना सके, आराम से सोती रहे, क्योंकि उन्हें नींद चाहिए था। तो उसे पूरी पर्पल नींद देकर वो आ गई थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर, उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर माफिया क्वीन का अड्डा बोल सकते हो, या घर बोल सकते हो, या कुछ और भी बोल सकते हो, जो आप लोगों को पसंद हो वो रख दो। चारों तरफ कैमरा कैमरा देख रहे थे सबके सब। वहाँ पर माला एक साइड पर बैठी थी माफिया क्वीन बनकर फिर से, क्योंकि मार्क्स तो उसके थे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि माफिया क्वीन यहाँ है या नहीं। तो वो लड़का फिर से आता है माला की तरफ, कहता है माला, तो कहता है बोलो।
सॉरी 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 बॉस। हम्म आपको पता चला माफिया क्वीन कहाँ है? वो आ गई क्या? बात हुई थी उससे, वो कह रही तो किसी और काम से बाहर निकली है। अब जैसा वो काम खत्म होगा तो आ जाएगी, अपने पर्सनल काम से निकली। तो पर्सनल काम करती क्या है ये तो बताया मैं। इस तरह तुम्हें आके यहाँ पर बिठा देती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी बहन है, पूछ लो उससे कि उसने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है। और तुम्हारे डैड कहाँ है? नजर नहीं आ रहे 2 दिन से, बुखार में तप रहे हैं, घर में लेटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें देख कर आ रहा हूँ। अच्छा है बुखार में तप रहे हैं, वरना वो हमें तपा दे। माफिया क्वीन समझ समझ के मुझे बुलाते और मैं उन्हें सुनाने में बैठने में इंटरेस्ट नहीं हूँ यार। जिस तरह बॉस सुनाती है ना, जिस तरह बॉस सुनाती माफिया क्वीन वंशिका सुनाती उन्हें ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अब तो वो मेरे ससुर हो रहे हैं ना, तो हम भला एक बहू अपने ससुर को कैसे सुना सकती है? अच्छे 2 दिन से सोए हुए, यही बोलो, उनका सोना मेरे लिए अच्छा है। ये बात तो तुमने सही की। तब एक लड़का आके कहते बॉस ये देखिए। तो देखते ये कौन है? ये एक सीक्रेट अफसर है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी नज़र में आया। माफिया क्वीन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है बॉस। कोई बंदा है माफिया क्वीन की हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसे क्या क्या पता लगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा कि माफिया क्वीन ही वो लड़की है जिसने अभी हाल ही में एक 3 लड़कों को, एक डॉक्टर को, वकील को, कितने लोगों को मारा है। ये चीज़ें उन्हें पता चली है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ओ माफिया क्वीन वंशिका के पुरानी चीज़ों को जानना चाहता है। ओके, पुरानी चीज़ों को। तुमने ये पुलिस वाला है क्या? पुलिस वाला नहीं है, ये एक न्यूज़, क्या कहते हैं, न्यूज़ वाले हैं। एक न्यूज़ वाला बंदा है जो शायद माफिया क्वीन में इंटरेस्ट ले रहा है। ओहो, अखबारी कीड़ा। क्या बात है, अखबारी का हो या टीबी का कीड़ा, इनकी वजह से तो हम लोग आधे बर्बाद हो चुके हैं। सच झूठ, झूठ सच बोल के हमारे सामने लाते हैं। अच्छा वकील नहीं बनते। वकील, ओह तुम होश में हो? तो ये क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब, अगर वकील के साथ भी केस लड़ो ना तो वो भी इसी तरह के एरा पेरियो में मिलता है हमें। अब ये बंदा हमें मिला है, देखो क्या होता है। पकड़ के लाओ ना इसे, हम थोड़ी सी मेहमान नवाजी करते हैं इसकी। रिपोर्टर है, कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें हम इसे देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, तो इससे वो भी खुश, हम भी खुश, दोनों खुश। हमने उसे पकड़ के रखा है बॉस, मारा तो नहीं ना, वो मेहमान है हमारे। नहीं बॉस। तब माफिया क्वीन उठती, मतलब माला उठती है वहाँ से और जाती है उस तरफ जहाँ पर वो इंसान बंधा हो, न्यूज़ रिपोर्टर बंधा होता है। उसकी आंखों पर पट्टी थी तो वो कहती है पट्टी हटाओ, तो पट्टी हटाती है। तो सामने उन 2 लोगों को देखकर कहता है हेलो, क्या बात है मिस्टर, आजकल कुछ ज़्यादा ही माफिया क्वीन उफ वंशिका के बाद। उसे घूर के देखती है, सीरियसली पूरी बात तो सुनो। माफिया क्वीन उफ का वंशिका राजपूत के बारे में पता चलना करना चाहते हो? माला पिल भी बोलती है उसके लड़के के घूरने के बावजूद भी। हाँ तो बोलो, मैं हूँ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। और क्या जानना चाहते हो आप मेरे बारे में? मुझसे पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मेरी पर्सनल इंटरव्यू लो, जो तुम्हारा चैनल है वहाँ पर मुझे बुलाओ, जस्ट चीफ गेस्ट बुला लो मुझे। वहाँ पर आपके साथ हर बातों में मज़ा आएगा। फेस टू फेस आपसे भी बात करूँगी, पूरी दुनिया से बात कर सकूँगी, क्योंकि आपका चैनल तो नंबर 1 पे है ना। अगर है तो मैं 100% आके वहाँ पर इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि आपका चैनल अगर नंबर 1 है तो सारी दुनिया को मेरे बारे में पता चल जाएगा। और मैं चाहती भी हूँ कि सारी दुनिया मेरे बारे में जाने। जो चीज़ें आजकल मैं कर रही हूँ आपके ज़रिए तो लोगों को पता चल रही है। सही गलत भी आप लोग बता रहे कि मैं सही हूँ या गलत, तब भी आप लोग बोल रहे। और अब तुम मेरे पीछे से मेरे बारे में जान पे कार्य रखना चाहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रखना है, डंके की चोट पर मेरे बारे में पता करो। डंके की चोट पर मैं खुद तुमसे कहती हूँ, पता लगाओ कि माफिया क्वीन वंशिका कौन है। पता लगाओ कि इस मार्क्स के पीछे कौन है, पता लगाओ। अगर हिम्मत है तो लगाओ। हम में से कोई भी इंसान तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हें यहाँ पर पकड़ के लाने की एक खास वजह है, पता है क्या? तुम्हारे ज़रिए एक पैगाम
हमारे उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्हें मैं देना चाहती हूँ। उनसे कहो कि माफिया क्वीन वंशिका आ चुकी है अपने उन चीज़ों का बदला लेने के लिए जो उसने उनके साथ किया है, जिन्होंने मेरे साथ किया है, यानी कि वंशिका के साथ मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म किया है। अगर मैं उन्हें माफ़ भी कर दूँ, लेकिन एक चीज़ की वजह से मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। मेरे डैड को मारा, इस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को मारा है। मेरी माँ को तब मारा है जब मेरी माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उनके पेट में 5 महीने का बच्चा था। वो मेरा भाई भी हो सकता था, मेरी बहन भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की अभी ध्यान नहीं रखा। बड़ी बेदर्दी से मेरी फैमिली को ख़त्म किया है और उन्हें भी एक एक करके बड़ी बेदर्दी से मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगी। मैंने शुरुआत कर दी है जज के साथ, लेकिन हाँ, उसे मारने में मेरा हाथ नहीं था। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था। उसे मारने में 2 लोगों का हाथ था। एक, जिस तरह मैंने उसके लिए मौत का जाल बिछाया था ना, उसी में लोगों ने मेरी मदद की, मौत की रस्सी से बांधकर। उस जज को मैंने मौत की रस्सी में लटकाया था। 2 चीज़ों में उसकी मौत लिखी थी और हो गई वो मौत। अब मेरे बचते हैं कुछ और खास लोग, उन्हें ढूंढ के मारने की ख्वाहिश रखती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ, जब मेरी माँ ने रोते रोते उनके कदमों में बैठकर कहा था, मुझे मत मारो कि मेरे पेट में एक बच्चा है, एक जिंदगी सांस ले रही है, लेकिन नहीं, उन कमीनों ने क्या ये बताया, उन कमीनों ने मेरी माँ के पेट पर ही गोली मार दिया। बस इतना कहा कि तुम रहो, ये तुम्हारा नस्ल रहे, अब ये चाहते नहीं, तुम सबको ख़त्म करने का हुक्म हमें मिला है। तो उस हुक्म को उन्होंने पूरा किया, तो मैं भी अपना हुक्म पूरा करूँगी जो मैंने अपनी माँ से वादा किया है। माफिया क्वीन बनूंगी नहीं, लेकिन बन गई हूँ। जो चीज़ मेरी मोम नहीं चाहती वो मैं बन के यहाँ बैठी हूँ इस तख्त पे। इस तख्त को देख रहे हो, इस तख्त के चारों तरफ मौत है और इस तख्त के ऊपर मैं बैठी हूँ। तो सोचो मेरी कंडीशन क्या है। सोचो सोचो, दिमाग दो ज़रा। वो जो बातें कर रही थी उसके कान में कोई कह रहा था, उसके कान में वो सारी चीज़ें कह रही थी, तो वो खुद ब खुद उसकी आवाज़ गूंज रही थी, यानी कि माला किसी और के बोल बोल रही थी। उसके कान में जो ब्लूटूथ थी उसके ज़रिए माफिया क्वीन उससे बात कर रही थी और माफिया क्वीन की जो जो बोल रही थी वो खुद से सामने से उस न्यूज़ रिपोर्टर को कह रही थी। मैंने तुम हम लोगों को, मुझे पता चला शायद तुम पुलिस हो, अंडर कवर अफसर हो गए, लेकिन तुम तो एक न्यूज़ एंकर निकले, एक न्यूज़ रिपोर्टर निकले। लेकिन तुम लोगों का काम क्या है, सच बोलना ना, तो तुम लोग सच बोलो, राजनीति को एक साइड में रख दो। अगर आज जो मैंने तुम्हें कहा और जो तुम लिख रहे हो, तुम्हारे हाथ खोल के मैंने एक कापी और पेन तुम्हारे हाथ में दिया, जो तुम लिख रहे हो, आज के आज दोपहर के अखबार में अगर ये छपा तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगी। अगर ये दोपहर के अखबार प्लस न्यूज़ में आया कि मिस माफिया क्वीन ने ये पैगाम दिया अपने उन दुश्मनों के लिए, तो मैं मानूंगी तुम्हें ईमानदार रिपोर्टर हो, वरना तुम्हें बेईमान समझ के तुम्हारा लिस्ट में इनाम डाल दूंगी। मारूंगी नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे गलत कोई हरकत का पता चला उस दिन तुम्हें बहुत गंदा मौत दूंगी। आई प्रॉमिस। ये वादा है माफिया क्वीन वंशिका का। और उसके कान की तरफ जाके ये कहती है और आवाज़ से अट जाती है। और वो क्या करती है पता है, वो जो ब्लूटूथ उसके कान में था वो निकालती है, उस माफिया उस लड़के के कान में डालती है, उस रिपोर्टर के। वो रिपोर्टर हैरान था, ये क्या चीज़ डाली मेरे कान में। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, मुझ तक पहुँचने के लिए थैंक यू सो मच, तुम मुझ तक नहीं, मैंने तुम्हें खुद तक पहुँचाया है। उसके कान से वही आवाज़ आती जो वो लड़की यहाँ पर कह रही थी। अब वो लड़की एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है, तो वो लड़का उसके आंखों की तरफ देखते हैं, तो वो अपनी आंखों से इशारा कर देती है कि खामोश रहो। क्या हुआ, जो सामने खड़े वो कौन है, जो फ़ोन पे तुमसे बात कर रहा है वो कौन है, यही जानना है। असली माफिया क्वीन वंशिका तुमसे बात कर रही है, वो मेरी दोस्त है। जब मैं यहाँ नहीं होती तो वो मेरे गिटअप करके वहाँ बैठ जाती है। उसके नाम के बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। मुझसे मिलने आए हो ना तो मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ तुम तक ज़रूर पहुँच रही है ना मिस्टर रिपोर्टर। चलिए, जो बातें मैंने कही है छपा के दिखाइए, न्यूज़ में बता के दिखाइए, तो मानो कि आप ईमानदार अब रिपोर्टर है, वरना आपके बारे में यही लगेगा
राजनीति का एक और कुत्ते से मुलाकात हो गई। आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपना नाम खुद से खराब किया है, हमने नहीं करा है। अगर आप लोग जहां आपकी ईमानदारी की ज़रूरत होती तब आप वहाँ पर बात नहीं करते, बस ले देकर एक ही चीज़ पर अटक जाते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई करवाने में अटक जाते हैं। तो मेरे सामने ये खेल मत खेलिएगा। जो चीज़ मैंने कही है वो कीजिएगा, जो मैंने बताई है, जो मैंने आपसे कहने के लिए कहा है वो लिखिएगा। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो जो एक एक लफ्ज़ मैंने कहा है ना वो लिखते जाइएगा। और उसमें ऊपर सबसे ऊपर ये लिखो, मैंने एक बंदे को तो मार दिया, अब बचे कितने लोग मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें भी इसी तरह से मौत दूंगी जैसे मैंने इनको मौत दिए। और जैसे मुझे पता चलेगा जिन जिन लोगों का हाथ है मेरी फैमिली को ख़त्म करने में, उन लोगों को मैं दर्द से बदतर मौत दूंगी। आई प्रॉमिस। क्योंकि माफिया क्वीन अपने वादे से मुकरती नहीं है। मैं जैसे भी करूंगी उनका मौत तो पक्का है। नॉर्मल मौत नहीं दूंगी, तड़पा तड़पा के मौत दूंगी। शायद मैं उन्हें मौत भी ना दूं, लेकिन ऐसे उनकी ऐसी कंडीशन कर दूंगी जिससे वो मौत की भीख मांगते फिरेंगे। आई प्रॉमिस। पर लिख सको तो लिख लो जो चीज़ें मैंने कही है तुमसे। और एक और बात कहती हूँ, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, अपनी फैमिली का सपोर्ट करो। और किस चीज़ के लिखने के बाद तुम्हारे दुश्मन बहुत से होंगे और तुम्हारे पास भी आएंगे और तुमसे पूछने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें किसने कही है। तुम्हें टॉर्चर भी करेंगे, तुम नाम बता देना, ये सारी चीज़ें बता देना कि किस तरह मैंने तुम्हें अपने आदमियों से उठाकर अपने अड्डे तक लाई हूँ और तुमसे बातें की हैं। लेकिन तुम ये क्या बताओ कि अड्डा कहाँ से, कौन सी जगह पर हम तुम्हें लाए थे? क्योंकि तुम्हारी तो आंखें बंद थी, यहाँ तक तुम्हारे कानों में रुई डाली गई थी कि जहाँ के आपको आसपास की कोई चीज़ आपको महसूस ना हो नहीं पाए। तो हो ना मैं माफिया कोई समझदार। चलिए, आपको अभी उसी जैसे हम आपको लाए थे, जिस जगह से हम लाए थे उसी जगह से आपको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने कही थी वो ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आज की न्यूज़ का, लाइव टेलीकास्ट का या लाइव अखबार पढ़ने का। आई थिंक टेलीकास्ट कीजिएगा, क्योंकि अखबार के शौकीन आजकल बहुत कम हो चुके हैं। न्यूज़ दे दीजिएगा, टिकटॉक पे दे दीजिएगा, यूट्यूब पे दे दीजिएगा, कहीं पर भी दे दीजिएगा, फेसबुक पे दे दीजिएगा, अपनी पर्सनल आईडी पे दे दीजिएगा। और ये भी लिखिएगा कि मिस माफिया क्वीन ने तुम्हें किस तरह अपने अड्डे तक लेके गई है, ताकि उससे शायद आपकी बचत हो। लेकिन आप पर एक उंगली नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। मेरे लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। अब तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाती है। मैं माफिया क्वीन वंशिका तुम्हें जाने की इजाज़त देती हूँ। ये कहकर वो माला उस ब्लूटूथ को लेती है, क्योंकि एक ब्लूटूथ माला के कान में था तो दूसरा ब्लूटूथ उस न्यूज़ एंकर के कान में था। तो कहती है, अपने आदमियों को इशारा करती है। वो आते हैं, उसके कंधे पर, हाथ के ऊपर एक सुई पुश करते। तकरीबन 10 मिनट तक वेट करते। 10 मिनट बाद उस इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं। तो वो क्या करते हो, उसके कान में रुई प्लस उसकी आंखों में फिर से काला पट्टी बांधते और वहाँ से निकाल देते। वहाँ से उसी जगह पर ले जाते जहाँ पर उससे उठाया गया था। यानी कि माफिया क्वीन ने के हुक्म से उसे इस उसके ऑफिस के बाहर से उठाया गया था और वहीं पर आराम से लाके उसे वैसी जगह पर बिठा देते, एक कोने में, जैसे वो कुर्सी उठ जाए। अगर कुर्सी नहीं उठा, कोई उसे होश में लाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ वो करते हैं। तो वहाँ से वो लोग निकल के फिर से अपने अड्डे पर आते। तब वो माला की तरफ देख कर कहते, ये सब क्या था, तुम क्या बकवास कर रहे थे? तब वो जो ब्लूटूथ उसने अपने कान के लिए निकाली थी वो उसे उसके कान में डाल, वो ब्लूटूथ निकाल के उसके कान में देती, कहती सुनो। तब वो वहाँ से आवाज़ आती है, मैंने ही कहा था इससे, जो मैंने कहा वो उसने बोला था। माला ने जो कुछ कहा माफिया क्वीन वंशिका की बोलते। अब मुझे अपने दुश्मनों के सामने आना है। तुम अपने दुश्मनों के सामने आ चुकी हो माफिया क्वीन। हाँ, आ चुकी हूँ, आ चुकी है। लेकिन अब सारी दुनिया को पता चले कि माफिया क्वीन आ चुकी है, माफिया क्वीन वंशिका आ चुकी है, तो उनको जानना ज़रूरी है। और केस के बारे में जो कहा वो भी ज़रूरी है। एक गया, बाकी बचे कितने? मुझे ये पता लगा कि बताओ कि मेरे घर में मुझे मारने, मेरी पूरी फैमिली को मारने वाले आए थे 5 लोग। 5 लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी जज ने मेरे डैड के बारे में। वो कहाँ है? उसके बेस्ट फ्रेंड ने दी थी ये
तो 5 लोग कौन थे, क्योंकि उन 5 लोगों में अगर 4 लोग मारने वाले थे, यानी कि जो कहते हैं ना पैसे लेकर इंसानों को मारते हैं, उनमें से एक उनका अपना था। उसके बारे में पता लगा, उस टैटू को ढूंढ, उस चीज़ को ढूंढो जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। उसके उल्टा हाथ साइड से जल चुका था, तो हो सकता है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा दी होगी, कुछ तो किया होगा ना। तो कहाँ किया है? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी की है तो कहाँ की है? इसी चीज़ों का इंफॉर्मेशन तो निकाल सकते हो ना तुम लोग, पता लगा सकते हो कि कोई हॉस्पिटल, कोई जगह पर अगर उसके हाथ जला हुआ ठीक हो सकता है, तो वहाँ से पता तो लगाओ कि कहीं पर ऐसी कोई ऑपरेशन हुई है कि किसी के हाथ, उल्टे हाथ पे एक जले का निशान है, जैसे कि तकरीबन बहुत ज़्यादा जलने का निशान है, वो भी हथेली की साइड पे नहीं, पीछे वाली साइड पे जहाँ पर कोहनी होती वहीं पर जला चुका है, कोहनी का हिस्सा जल चुका है। पता तो लगाओ कि कहाँ कैसे, कुछ तो हुआ होगा। उस चीज़ को उस तारीख में, उस तारीख के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में अंदर जाओ, उनके बारे में पता लगाओ कि कहीं पर तो ये प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, क्योंकि उसके जेब से वो पर्ची निकली थी। पर्ची में सिर्फ लिखा था कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, यही लिखा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो पर्ची अब भी मेरे पास सेफ है, उसे मैंने फ्रेम करके अपने बिल्कुल सामने रखा है, और उसको ढूंढ रही हूँ मैं कि कहाँ ऑपरेशन हुआ था। बस ये पता लगा, बाकी मैं खुद देख लूँगी। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती, वही दूसरी तरफ जब नैना टक्कर पूरी तरह से अपनी नींद मार के उठती है, तो अपने पास उठती है, पहले आंखें बंद, उसकी आंखें बंद थी तो कह रही, थैंक गॉड अच्छी नींद आई मुझे, थैंक गॉड मिस जी ने मुझे उठाया नहीं। उठाया तो था, मैं तो उसके ऊपर ऊपर सोई थी, और जैसे ऊपर सोने का याद आता है वो आंखें खोल लेती हूँ, देखती अपने चारों तरफ देखती, वहाँ पर तो कोई है नहीं। तो वो क्या करती है कि शायद वॉशरूम में होगी, तो वो थोड़ी देर वेट करती, 1 2 5 तक 10 मिनट तक वेट करती, तब तक उसे लगता है अगर वॉशरूम में होती तो पानी गिरने की तो आवाज़ होती, और वॉशरूम का डोर वो खोल के वॉशरूम में नहीं जाती। ये क्या करो, वॉशरूम में नॉक करती है, बहन जी खूबसूरत खूबसूरत तुम अंदर हो? तो कहती, आवाज़ ही नहीं है, पानी गिरने की भी आवाज़ नहीं, तो अंदर जाती हूँ, देखती है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है, वॉशरूम बिल्कुल खाली, टब में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली, तो बाहर आ जाती। उसने वो बाथ टब पहना था जो वो रात को उतार चुकी थी, तो उसे पहन के घूम रही थी, चारों तरफ देखती, तो देखती शिट ये यहाँ नहीं, ये कहाँ है। तो रिसेप्शन पे कॉल करती, रिसेप्शन से कहती है कल रात जो वेटर हमारे रूम में सर्विस करने आए तो वो वेटर है, उसे वो भेज दीजिए ऊपर। तो कहती मैडम सॉरी उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, वो अपने घर जा चुके। कितने बजे गए हैं? ओ मैम तकरीबन 8 बजे उनका आखिरी शिफ्ट होता है। ओके, मेरे साथ रूम में मेरी जो दोस्त थी वो, आपने उसे निकलते हुए देखा? जी मैडम, निकलते हुए देखा, उन्होंने बताया कि वो ऑफिस जा रही है, और ऑफिस जा रही है आपको बता दे क्योंकि आप सो रही है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आयुष्यो, उसने यही कहा कि ऑफिस जा रही, कुछ और नहीं, गुस्से तो नहीं थी? मैम नहीं, नॉर्मल लग रही थी वो हमें। वो कहती ऑफिस जा रही है, तो कहती ठीक है, अच्छा ठीक है। ये क्या करो, फ़ोन बंद करती है, फ़ोन बंद करती है, जैसे ही अपने मोबाइल को ढूंढती तो देखती हो बेड की साइड के टेबल के ऊपर पड़ी थी, तो उठाती उसे, देखती शिट, इस बहन जी ने मोबाइल भी ऑफ करके रखा था। इस वक्त तो रेट के 10-20 कॉल तो आ चुके होंगे ना। तो कौन फ़ोन को जैसे ही ऑन करती है तो देखती है वाकई सच है, तकरीबन 20 कॉल आ चुके हैं इसके डैड की तरफ से। तब वो कॉल उठाती, क्योंकि अभी सुबह के 12 बज चुके थे, तो कॉल उठा के कहती जी डैड कहिए, तुम कहाँ हो, आप कहाँ हो? मैं गार्डन में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा हूँ और बंदर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ के बंदरों में से मेरी बेटी को ही नज़र आ जाए। सीरियसली डैड, ये जोक सुबह सवेरे सुनाने, सुबह सवेरे हुआ? क्या बात कही बेटा, सुबह सवेरे, तकरीबन सुबह के 12 बज चुके, 12 भी नहीं, 12:30 बज चुके, और मैंने तुम्हें तकरीबन 20 कॉल किए, और 20 कॉल में पता है मुझे क्या सुनाई दे रहा है? आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, आप जिस नंबर से राब्ता करना चाहते मेहरबानी फरमा के थोड़ी देर बात कीजिए, क्योंकि आपका राब्ता इस नंबर से मुमकिन नहीं। ये सारी चीज़ें मुझे कब से सुनाई दे रही हैं। मिस बहन जी आइए ऑफिस, हाँ आइए ऑफिस में, काम कर रही है, अपने वर्क पर काम कर रही है। ठीक है मैं आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब तुम ऐसे मत आना जैसे वो आई है, तुम घर जाके फ्रेश होके
अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस आना, ठीक है। मैं एक को भाषण दे सकती हूँ, दूसरे को नहीं दे सकती। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम दो जंडालों को बर्दाश्त कर सकूं। दो जंडाल मैंने अपनी ज़िंदगी में पालने की सोची है, एक ये, एक तुम तो फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन ये सुबहान अल्लाह है। ऐसा लगता है मैंने खुद को शाम के हवाले किया, आओ मुझे रोज़ाना डसो, और वो शाम से कम भी नहीं है। इसलिए तुम घर जाके फ्रेश होके ऑफिस आना, ठीक है बेटा। इतनी मेहरबानी करना, मुझ में एनर्जी नहीं है तुमसे बेस करने की। ये कहकर कॉल बंद करती है तो कहती ये किस चीज़ कैसे गई है ऑफिस में, लेकिन मुझे उठाया क्यों नहीं। मुझे उठाया तो था, अब तो इसने कुछ कहा भी नहीं, खामोशी से चली गई। ना 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 ना, नहीं 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 ना, ये खामोशी तूफान से आने वाली खामोशी है। तूफान जब आता है ना तो पहले खामोश होता है, फिर तूफान आके सारी चीज़ें तेज नेस कर देता है। और इसका तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं डेट से क्या बोली होगी वो। इससे पहले मुझे वाकई अपने घर जाके फ्रेश होना पड़ेगा। ये कहती है शावर में जाती है, उन्हीं कपड़ों को फिर से दोबारा पहनती हूँ। कहती है या फिर से मुझे ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम अपने बाप के पैसे बर्बाद कर रही हो। उससे उसके कान में नैना की बात आती है, सॉरी नैना के कान में मिस बेंजी की बात गूंजती है कि तुम अपने बाप के पैसों को बर्बाद कर रही हो इस तरह से कपड़े खरीद खरीद कर। तो उसकी बात को इग्नोर करके शावर लेती हुआ वॉशरूम से बाहर निकलती है, रूम से बाहर निकलती है। रूम सर्विस देखती है, रूम सर्विस उसके रूम के बाहर नॉक करने वाला। तो कहती है यस मैम, बस मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ, आप ये रूम साफ़ कर दीजिएगा, ओके। और ये लीजिए, ये कहकर उसे पैसे देती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती है तो रिसेप्शन पर आती है, रिसेप्शन से बिल वगैरह के बारे में बात करती है, तो उनकी पेमेंट करती है और वहाँ से निकलती है। और निकलने से पहले एक और काम करती है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देती है और कहती है ये लिफाफा, और लिफाफे में रख के देती है। उनसे एक लिफाफा मांगती है, ये लिफाफा वो वेटर जो कल रात से हमारी खिदमत कर रहा था, हमारे लिए रूम सर्विस का काम कर रहा था, आप उसे दे दीजिएगा और उसे मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम है वो किसी को थैंक यू कह रही है। तो वो वहाँ से निकलती है अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी तो उसकी चाबी तो उसने फेंक दी। तो सबसे पहले क्या करती है, वो बाइक ही लेती है और मैसेज करती है। तो उसके सामने एक बाइक ही आके खड़ी हो जाती है। तो वो कहते हैं मैडम आपको कहीं जाना है। तो बाइक ही कहते लड़के की तरफ देखते कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना मैम, ये बाइक ही है, आपको आपकी मंजिल तक छोड़ने आ सकता है। मैं अभी एक पैसेंजर छोड़ चुका हूँ, यहाँ से जा रहा था तो आपको खड़े हुए देखा तो सोचा शायद आपको मेरी ज़रूरत हो, आ गया मैं। ओके ये एड्रेस है, ले जा सकते हो। ओके मैं ले जा सकता हूँ, आइए बैठिए। ये कहकर उसे बिठाती है और उसकी मंजिल की तरफ लेके चली जाती है। मंजिल पर पहुँचाते देती है, उसे पैसे देती है, इसे एक्स्ट्रा भी पैसे देती है। वो कहती नहीं सिर्फ हम अपने हक के पैसे लेते, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह का लेने दें। ये कहकर वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ती है, ऊपर जाती है, अपने रूम खोलती है और वहाँ पर फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी नज़र सामने उन बैगों को पड़ती है। ओह शिट, तो क्या ये सुबह सवेरे बार टेंडर के कपड़े पहन के ऑफिस गई है? ये पागल लड़की कुछ भी कर सकती है। ये कहकर उसके बैग की तरफ आती है और उसके कपड़ों को खोलती कहती है ये कपड़े पहनती है, चॉइस बहुत अजीब है इसके बेवकूफ़ लड़की के। वो क्या करती है, एक वाइट कलर की शर्ट निकालती है और ब्लैक कलर की जीन्स, उन्हें लपेट कर शॉपर में डालती है और उसके अंडरगारमेंट को भी हाथ लगाने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये हाथ लगाऊंगी तो मुझे मार देगी, मुझे पता है इसने अब तक चेंज नहीं किया होगा, मेरे पापा इसी चीज़ से चिड़े हुए हैं। ये निकालती हूँ, ये कहकर वो निकाल रही थी और जैसे निकालती है अंडरगारमेंट उसके ब्रा प्लस पैंटी निकाल के उसे शॉपर में डालती है, ब्लैक कलर के शॉपर में डालती है और वहाँ से निकल जाती है ऑफिस के लिए। और जब ऑफिस के लिए निकलती तो उसकी गाड़ी सामने गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि उसने अपने मैकेनिक को कॉल करके कहा कि मेरी अपनी गाड़ी की चाबी खो दी है, प्लीज़ मेरी गाड़ी को ठीक कर खोलवा कर मेरे घर के फ्लैट के सामने खड़ा कर देते। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी गाड़ी सामने खड़ी थी, तो वो मैकेनिक भी सामने खड़ा था। तो कहता है ये लीजिए मैडम चाबी एक्स्ट्रा, हमारे पास थी आपकी गाड़ी की चाबी, तो ये लीजिए चाबी, अब कोई और को मैं तो बता दीजिए मेरी गाड़ी ठीक तो है ना, सर्विस कर लिए और परफेक्ट 100% ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, आप इसे चला सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मैंने जो चेंजिंग किया आप लोगों को पसंद है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, या फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने कल छोड़ा था, यानी कि माफिया क्वीन ने किसी बंदे को पकड़ के रखा था, या ये स्टोरी ये वाली चलेगी जो मैंने अभी चेंजिंग की है। क्योंकि बकौल लोगों के अगर फिल्म की है तो आप लोगों को सुनने में मज़ा तो नहीं आएगा, आप कुछ नई चीज़ें सुनना चाहते तो मैंने अपलोड कर दिए।
पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। और थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि वो कोई जो स्टोरी मैं सुना रही थी वो साउथ की मूवी की थी, और वो मूवी मैंने देखी नहीं है। साउथ की मुझे मूवी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लू अर्जुन की मूवीज़ पसंद है, नागराज की फैमिली के मूवीज़ पसंद है। आई लाइक इट। मैंने साउथ मूवी देखी है, लेकिन हिंदी में डबिंग की हुई देखी है, तमिल में नहीं देखी है। ओके, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। ठीक है, आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये जो चेंजिंग की है आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज। अब मिस नैना ठक्कर प्लस मिस बेंजी की क्या बात होगी, और क्या वो न्यूज़ रिपोर्टर वही रिपोर्ट लिखेगा जो कि मिस माफिया क्वीन ने उसे दी है, या कुछ और चेंज करके लिखेगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, आपकी प्यारी दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।